फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला था, लेकिन इस बीच में डाटा रिलीज करा गया है रिजल्ट का। डाटा जो है उस डाटा को रिलीज करने में भी एनटीए ने कुछ चालाकी दिखाई है और रोल नंबर्स भी हटा दिए गए हैं और साथ साथ रोल नंबर के साथ जो डमी नंबर दिया है उसको भी जंबल कर दिया है। तो हम ये तो देख सकते हैं कि एक सेंटर में कितने बच्चे हैं, पर हम क्लासरूम वाइज नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटर में कुछ क्लासरूम कॉम्प्रोमाइज्ड हो और कुछ जगह फेयरली एग्जाम हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश था इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सारा डाटा रिलीज करें, बच्चों के आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। तो बच्चों के आइडेंटिटी के लिए नाम छुपाया जा सकता था, रोल नंबर छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। और अगर आपने रोल नंबर छुपाया है तो रोल नंबर को उसी सीक्वेंस में देना चाहिए था, डमी नंबर को, जो रोल नंबर के हिसाब से है। तो सबसे पहले ये है। दूसरा, इस डाटा को एनालाइज करने से पता चला कि टॉप 100 सेंटर्स में से 46 सेंटर सीकर के हैं। तो जो एनटीए का स्टैंड था कि सारे टॉपर्स या सब जो पूरा अक्रॉस द कंट्री और ऑल ओवर स्टेट्स में डिवाइडेड है, वो ये प्रूव हो जाता है कि टॉप 100 सेंटर में से 71 सेंटर राजस्थान की 3 सिटी से आते हैं, जिसमें से टॉप 100 में 46, टॉप 50 में देखेंगे तो 31 सेंटर और 16 सेंटर जयपुर से और 8 सेंटर कोटा से है। अब आपको लगता है कि राजस्थान पर फोकस अब चला गया है? बिल्कुल, राजस्थान पर ये देख, क्योंकि कहीं ना कहीं से इसमें 20-25 हजार बच्चे की एंट्री हुई है। अब वो कैसे है, तो ये डाटा देखने के बाद से ये क्लैरिटी आ जाता है। और उसमें जो एक कोचिंग सेंटर के जो है वो बहुत बड़ी तादाद में, सीकर का एक कोचिंग सेंटर जिसके एक बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो गुरु कृपा। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे थे याचिकाकर्ताओं के वकील, और हमारी सहयोगी सुजाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजाता, जो टिप्पणियां आज कोर्ट द्वारा की गई है, पहले तो देखिए इतना आसान नहीं है मामला, यही कारण है कि आज जो माना जा रहा था फैसला आ जाएगा, अभी कल भी सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन ये सवाल 19 के लिए जो एक्सपर्ट टीम बनाई गई है, थोड़ा इसको विस्तार से आप समझाएं। जी, दरअसल देखिए आज चौथी सुनवाई थी। हॉलीडे खत्म होने के बाद 8 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख और आज ये चौथी सुनवाई थी इस पूरे मामले पर। और आज जो पूरा फोकस था कि याचिकाकर्ता ये साबित करे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये जो समस्या है दरअसल एक सिस्टमेटिक फेलियर है, यानी पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई है और बड़े पैमाने पर ये गड़बड़ी हुई है और इसीलिए आप दोबारा परीक्षाओं कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए याचिकाकर्ताओं की तरफ से 3 वकीलों ने आज लंबे समय तक जिरह की और इस दौरान लास्ट में जो एक सवाल आ गया वो था क्वेश्चन पेपर में जो नंबर 19 का सवाल है उसके जवाब 2 जवाब ठीक थे। और ये बताया जाता है कि दरअसल जो 2019 से पहले की किताबें हैं उसमें कुछ और आंसर दिया गया था, उसके बाद का जो पाठ्यक्रम है उसमें आंसर बदल दिया गया था। और जो छात्र हैं, बहुत सारे छात्रों ने दोनों ही किताबें पढ़ी हुई हैं और उस हिसाब से उन्होंने आंसर दिया और उन दोनों को ही सही मान लिया गया। समस्या यहाँ होती है, सही मान लिया गया। अगर वहां नेगेटिव मार्किंग हो जाती, यानी अगर ए सही है तो बी गलत है, बी अगर गलत होता है तो 4 नंबर कट जाएंगे, यानी अगर 720 किसी के नंबर आए हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली 716 हो जाएंगे और टॉपर्स की संख्या जो 67 थी वो घट जाएगी। तो ये सवाल है और उस पैनल को अब गठित किया जा रहा है कि आप बताइए कि इसका सही सवाल जवाब क्या होना चाहिए और उसी जवाब को माना जाएगा। एक सवाल के 2 सही आंसर नहीं हो सकते हैं, ये नहीं चलेगा, ये एडवाइजरी है। दूसरा मुख्य सवाल यही था कि क्या ये सिस्टमैटिक फेलियर है, इसी बात पर पूरा जोर था, क्योंकि एनटीए ये मानता है कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है कि लाखों छात्रों को दोबारा से ये एग्जाम कराया जाए। बिल्कुल सुजाता, बिल्कुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, हमारी सहयोगी सुजाता जो इस बाबत हमें जानकारी दे रही थी। लेकिन आप ये देखिए कि क्या कुछ हुआ, अगर केंद्र का हलफनामा क्या कहता है, जरा वो भी सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर आपको बताते हैं कि केंद्र के हलफनामे में दरअसल क्या है। नीट परीक्षा रद्द नहीं करने का उसमें जिक्र दरअसल किया गया है। हलफनामे में आईआईटी मद्रास के जो एनालिसिस हैं उसका जिक्र इस हलफनामे में किया गया है और कहा गया है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है, जिसका जिक्र अभी हमारी सहयोगी भी यहां पर कर रही थी। वायरल टेलीग्राम वीडियो को भी फर्जी बताया गया है। जो एक वायरल हो रहा था टेलीग्राम वीडियो, उसको कहा गया है कि उस पर वो फर्जी है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में पेपर लीक नहीं हुआ है, ये साफ तौर पर कहा गया है केंद्र द्वारा। जो उसके हलफनामे में दरअसल जो बातें कही गई है, जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होगी इस मामले में काउंसलिंग, 4 दौर में आयोजित की जाएगी काउंसलिंग, ये केंद्र के हलफनामे में कहा गया था। तो ये वो पूरा हलफनामा जिसमें केंद्र की ओर से क्या कुछ कहा गया
वो हमने आपको यहां पर बताया। लेकिन नीट मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है? आज चौथी सुनवाई थी, देखिए, जो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। अभी कल भी ये सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन अब तक इस पूरे मसले पर क्या कुछ हुआ है? गंभीर ये मामला है, बड़ा ये मामला है, बच्चों के भविष्य से, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। 5 मई 2024 की अगर मैं बात करूं तो एनटीए ने नीट यूजी एग्जाम जो है वो दरअसल कंडक्ट करवाया था। ये सिलसिलेवार तरीके से तारीख के साथ हम आपको यहां पर बता रहे हैं। अब उसके बाद बात करते हैं 5 के बाद 13 मई की सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक की जांच को लेकर जो याचिका है वो उसके बाद लगाई गई। अब बात 17 मई की करें तो सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट पर रोक लगाने वाली याचिका यहां पर आ जाती है। उसके बाद 4 जून को एनटीए ने 10 दिन पहले 4 जून को रिजल्ट घोषित किया था। 8 जून को ग्रेस मार्क्स के खिलाफ जो है वो देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। 8 जून को एक ही सेंटर के 6 टॉपर्स को 719 और 718 जो अंक हैं, जो नंबर है, वो मिले थे। फिर आती है 13 जून। 13 जून को अगर हम बात करें तो 1563 ऐसे कैंडिडेट्स जिनके लिए 23 जून को दोबारा एग्जाम की घोषणा की गई। 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स को लेकर सुनवाई होती है। फिर 15 जून को इस मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी होती है। अलग अलग जगहों से वो टिप ऑफ मिलता है, वो डॉट्स पर मिलाए जाते हैं सीबीआई द्वारा। 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लेकर कोई आदेश नहीं दिया। फिर 22 जून की तारीख एनटीए में सुधार के लिए 7 सदस्यों की जो कमेटी है, जो टीम है, वो बनाई जाती है। फिर 23 जून आती है जब सीबीआई ने पेपर लीक मामले में पहली एफआईआर दर्ज की जाती है। किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। फिर आती है 27 जून की तारीख, सीबीआई ने केस में पटना से पहली गिरफ्तारी होती है। फिर 29 जून को सीबीआई ने गुजरात के 4 जिलों में छापेमारी की। आप देखिए कि इस बीच किस किस तरीके से पटना से लेकर, गुजरात से लेकर राजस्थान भी आया, बंगाल भी आया, वो भी हम आपको दिखाएंगे, झारखंड भी आया। 30 जून को नीट री एग्जाम की जो आंसर है वो जारी किया जाता है। फिर 3 जुलाई को सीबीआई ने झारखंड से अमन सिंह को गिरफ्तार किया। क्या क्या, किस तरह से इनकी भूमिका रही, किस तरह से इनका रोल रहा, कैसे ये एक दूसरे से कनेक्ट हुए। फिर 4 जुलाई को 56 छात्रों ने री नीट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। फिर 6 जुलाई एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में 4 सवालों का जवाब देते हुए जो हलफनामा है वो जारी किया। उसके बाद 8 जुलाई आती है जब सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले की सुनवाई होती है। और 10 जुलाई को केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा है, जो थोड़ी देर पहले केंद्र का हम हलफनामा आपको दिखा रहे थे, वो सौंपता है। 16 जुलाई को सीबीआई ने बिहार और झारखंड से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। तो ये सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि किस तरह से, क्या कुछ तारीख के साथ, कि क्या कुछ हुआ अब तक इस मामले में, नीट मामले में, और वो कौन कौन से राज्य हैं जहां तक इसके तार जुड़ते चले गए, जहां तक इसके तार जुड़ते चले गए, और जहां तक पूरा वो 7 राज्य जहां से 45 गिरफ्तारी होती है। और वो 7 राज्य अब एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं और हम बता रहे हैं कि इन एक राज्यों से कितनी कितनी गिरफ्तारी हुई। 7 राज्यों से 45 गिरफ्तारी होती है, जिसमें सबसे पहला नंबर, क्योंकि पटना से ही जो पहली गिरफ्तारी है वो होती है, और बिहार से 19 गिरफ्तारी होती है, जिसमें राजकुमार सिंह उर्फ राजू गिरफ्तार किया जाता है। फिर उसके बाद 11 जुलाई को पेपर लीक का मुखिया का जो करीबी है रॉकी, उसको गिरफ्तार किया जाता है। 9 जुलाई को गया से एक कैंडिडेट गिरफ्तार किया जाता है, और गया से एक कैंडिडेट के पिता की गिरफ्तारी भी इस मामले में होती है। सीबीआई ने 2 आरोपियों को यहां से गिरफ्तार किया। अब बिहार के बाद आगे बढ़े तो झारखंड, यहां झारखंड से 12 गिरफ्तारी होती है। 28 जून में सीबीआई ने 3 लोगों को 28 जून को गिरफ्तार किया। 3 जुलाई को धनबाद से अमन सिंह गिरफ्तार होता है, और 6 जुलाई को धनबाद से अमित सिंह बंटी गिरफ्तार होता है। अब इसके तार जुड़ते जाते हैं धीरे धीरे गुजरात से। गुजरात के वो 4 जिले जो हमने बताया जहां पर वो छापेमारी होती है, क्योंकि टिप ऑफ ऐसा मिलता है, 6 गिरफ्तारी यहां से होती है। 30 जून को सीबीआई ने जय जलराम स्कूल के चेयरमैन दीक्षित पटेल समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की गई। अब जब पूछताछ होती है तो और ये जो तार है वो जुड़ते नजर आते हैं, और नेक्सस पता चलता है कि कहां कहां तक फैला हुआ है। फिर नंबर आता है राजस्थान का। राजस्थान से 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के 2 लोगों को वसंत कुंज से गिरफ्तार किया, यानी कि दिल्ली का कनेक्शन भी आ गया, क्योंकि वसंत कुंज में ये पनाह लिए हुए थे। उधर मुंबई पुलिस ने राजस्थान के 2 छात्रों को गिरफ्तार किया। तो 2 मुंबई से, 2
दिल्ली से, दिल्ली के बसंत कुंज से, तो 4 लोग जो गिरफ्तार होते हैं कहां के? राजस्थान के। अब बात महाराष्ट्र की करें तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली के या राजस्थान के लोग वहां से गिरफ्तार होते हैं, बल्कि महाराष्ट्र से भी 2 गिरफ्तारी होती है। मतलब तार वहां से भी जुड़े हुए थे, लोग वहां के भी वहां से जुड़े हुए थे। एटीएस ने लातूर में एफआईआर दर्ज कराई। एटीएस ने संजय जाधव और जलील पठान को गिरफ्तार किया। दोनों परिषद स्कूल में टीचर हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां भी तार जुड़ते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल कनेक्शन किस तरह से सामने आता है? एक की गिरफ्तारी होती है। 25 जून को कोलकाता पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। मेरिट लिस्ट में नाम शामिल करवाने के आरोप में यह गिरफ्तारी होती है। और ना केवल पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं था। उत्तराखंड से भी एक गिरफ्तारी होती है। सीबीआई ने गंगाधर गुंडे को गिरफ्तार किया। मसूरी का रहने वाला है गंगाधर गुंडे। तो ये सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि कैसे और कहां तक नीट के जो तार है वो जुड़ते हुए नजर आए। 7 राज्य और 45 गिरफ्तारियां।